हेलो एवरीवन। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मिलकर इस दिवाली को पोल्यूशन फ्री और हेल्दी बनाएं। दोस्तों, आप लोगों को बीपीएससी की ओर से दिवाली का गिफ्ट तो मिल ही गया होगा। जी हाँ, मैं 68वीं में हो रहे बदलाव के बारे में बात कर रही हूँ। जो लोग 68वीं देना चाहते हैं वो अभी से ही कमर कस लें। अगर नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो क्वेश्चन का डीप एनालिसिस करना ही होगा। तो चलिए आज 63वीं बीपीएससी में पूछे गए हिस्ट्री के प्रश्नों का डीप एनालिसिस करते हैं। देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ऑप्शन ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। दोस्तों, सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी। इसके अतिरिक्त इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंट से बनी इमारत का होना था। इसे जो है आदि ऐतिहासिक सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेगास्थनीज दूत था। तो दोस्तों, मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का दूत था और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। इसमें उन्होंने मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति को बताया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि मौर्यकालीन समाज जो थी वो 7 वर्ग में विभाजित थी। ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो दोस्तों, कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, वह शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। इसमें जो है अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। सप्तांग सिद्धांत, जो कि बहुत ही फेमस है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त कौटिल्य को जो है चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। अन्य फैक्ट भी जान लेते हैं कि जो दोस्तों नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी और बाद में जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी बना था। नेक्स्ट देखते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? दोस्तों, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, त्रिपिटक अर्थात 3, इसमें 3 ग्रंथ सम्मिलित है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। दोस्तों, विनय पिटक में जो संघ के भिक्षु भिक्षुणी थे उसके लिए बनाए गए नियम कानून का वर्णन है और सूत पिटक में बौद्ध का उपदेश का वर्णन है और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन है। चलिए इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो दोस्तों, सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख में धम्म का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य प्रजा का नैतिक उत्थान है। क्या तात्पर्य है? नैतिक उत्थान। नैतिक उत्थान के लिए एक तरह से आचार संहिता थी यह। अशोक ने जो धर्म की परिभाषा दी थी वो राहुलोवाद सूक्त से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? राहुलोवाद सूक्त से। अक्सर यह क्वेश्चन देखा जाता है, कहाँ से लिया गया था परिभाषा। और भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है अशोक के द्वारा ही किया गया था। पुराण में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, वो क्वेश्चन मिल ही गया। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। तो दोस्तों, मौर्य समाज जो है 7 वर्गों में विभाजन था, ये मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में की थी। इसका पहले हम लोग भी देख चुके हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो दोस्तों, फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था और यह जो है 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। ये फाहियान जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था
और जो है इन्होंने अपनी यात्रा वृतांत में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया और ये भी बताया कि एमपी की जनता जो है ना सबकी सबसे सुखी और समृद्ध थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों चोल काल जो है ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। जो चोल काल का जो स्थानीय स्वशासन था वो उसका वर्णन हमको उत्तर मेरूर शिलालेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? उत्तर मेरूर शिलालेख में। और दोस्तों आज का जो ग्राम पंचायत है, स्थानीय स्वशासन है, वो चोलकालीन ग्राम प्रशासन का ही एडवांस वर्जन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चोलकालीन जो साम्राज्य था उसका स्थापना विजयालय ने किया था, विजयालय, और इसकी राजधानी तंजौर थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? दोस्तों दक्षिण भारत का मंदिर में जो द्वार होता था वो गोपुर कहलाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुर कहलाता था और यह हिंदू मंदिर का स्थापत्य का प्रमुख अंग होता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है हम्पी से मिलता है और हम्पी जो है कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। हम्पी के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसके अवशेष को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? तो थ्योरी ऑफ किंगशिप किसने दिया था? बलबन ने दिया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो है ईरानी सिद्धांत पे आधारित था। इसके अनुसार जो है सुल्तान क्या होता था? ईश्वर का प्रतिनिधि होता था और कोई भी सुल्तान का आलोचना नहीं कर सकता था। किसी को भी अधिकार नहीं होता था कि सुल्तान का आलोचना कर सके। दोस्तों बलबन ही सबसे पहले जो है भारत में पारसी त्योहार नौरोज उत्सव मनाना शुरू किया था, नौरोज उत्सव। चलिए ऐबक के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। इन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी और इसके अतिरिक्त इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था। और इन्होंने 2.5 दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद का स्थापना किया था। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश जो है तुर्कान चहलगानी का गठन करता है, एकता प्रथा का स्थापना करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? दोस्तों भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। सर्वप्रथम कागज का प्रयोग जो है चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। भारत में कागज उद्योग का शुभारंभ जो है सर्वप्रथम मुगल काल में हुआ था। मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि किसके काल से शुरू हुआ था। तो मुगल उस टाइम मुगल वंश का शासन था। मुगल काल में जो है प्रमाण मिलता है कि जो कश्मीर है, कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबदीन द्वारा किया गया था पहला मतलब उद्योग, कागज उद्योग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? दोस्तों यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रयोग सर्वप्रथम जो है ना प्रवेश अकबर के दरबार में होता है। सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली चित्रकारों द्वारा मुगल दरबार में अकबर के समय यूरोपीय चित्रकला पेश की गई थी और जिसका जो है प्रशंसा जो है ना अबुल फजल भी करते हैं। अबुल फजल प्रमुख दरबारी होते हैं, अकबर के दरबार में रहते हैं। और आगे देखते हैं। जहांगीर के काल में चित्रकला जो है अपने चरमोत्कर्ष पर थी और इसके दरबारी चित्रकार थे अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशन दास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो होता है 31 दिसंबर 1600 में होता है। और इस टाइम किसका शासनकाल होता है? तो इस टाइम मुगल शासक अकबर होते हैं, क्योंकि अकबर का शासनकाल होता है 1556 से
1605। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। और अगर यह पूछा जाए कि जो पहला अंग्रेज भारत आया था वो किसके, कौन से मुगल दरबार में आया था, तो वो जहांगीर के दरबार में आता है और उसका नाम कैप्टन हॉकिंस होता है। क्या होता है? हॉकिंस। और ये कब आया था? 1613 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस देसी रियासत की अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो दोस्तों ये जो है ग्वालियर देसी रियासत था। उस समय जो है ग्वालियर पर सिंधिया वंश का शासन होता था। तो ग्वालियर को क्यों नहीं अंग्रेजों ने अपने में मिलाया था? क्योंकि जो है जो सिंधिया वंश था, इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज की काफी मदद की थी। इसके बारे में एक प्रसिद्ध कथन भी है जो कि कैनिंग के द्वारा कहा गया था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही अपना बिस्तर गोल करना होता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो सिंध को कब मिलाया था? 1843 में मिलाया गया। अवध को 1854 में, सतारा को 1848 में मिलाया गया। दोस्तों कभी कभी ईस्वी के साथ पूछ लेता है तो हमें याद रखना होगा कि कब जो है किस क्षेत्र को कब मिलाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों गांधी जी, इसका सही आंसर ऑप्शन जो है ई हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह होता है उसका प्रमुख उद्देश्य नमक कानून को निरस्त करना और आम लोगों को राहत देना, आर्थिक राहत देना, ये दोनों होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नमक सत्याग्रह का शुरुआत होता है दोस्तों 12 मार्च 1930 से, और ये चलता है साबरमती से शुरू होता है और ये चलता है 6 अप्रैल 1930 तक। 6 अप्रैल तक चलता है और 6 अप्रैल को जो है गांधी जी दांडी पहुंच के नमक कानून तोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? दोस्तों 1921 का मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था और जो है इसका नेतृत्व जो है अली मुस्लियार ने किया था। इसका प्रमुख कारण था किसानों से वसूला जाने वाला लगान की दर में बढ़ोतरी। बाद में यह सांप्रदायिक भी हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। जो असम में विद्रोह हुआ था, असम में जो है पागलपंथी विद्रोह हुआ था, पागलपंथी। पंजाब में कूका विद्रोह, बंगाल में नील विद्रोह और तेभागा फराइजी, बहुत सारे बंगाल में बहुत सारे विद्रोह हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो दोस्तों भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के समय हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा दोस्तों कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 में की गई थी और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसका नेतृत्व दोस्तों दिल्ली से जो है हैदर राजा ने किया था। किसने किया था? हैदर राजा। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि किसने कहाँ से नेतृत्व किया था? हैदर राजा ने। और मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले ने। और दोस्तों जो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 में और इसे जो है 1911 में हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द कर दिया गया था। किसके द्वारा? हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, क्योंकि 1909 का जो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम होता है उसमें मिंटो जो है वायसराय होता है भारत का, और इसी में जो है सर्वप्रथम जो है मुस्लिम के लिए पृथक मताधिकार एवं निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया जाता है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी तीनों के द्वारा की गई थी और यह जो है 1885 में स्थापित होता है।
यह दोस्तों यह संगठन जो है भारतीयों को पश्चिम शिक्षा प्राप्त करने और भारत को उत्थान करने के लिए अपनी संस्कृति में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त दोस्तों फिरोज शाह मेहता के द्वारा एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर द बॉम्बे क्रॉनिकल भी शुरुआत की गई थी। द बॉम्बे क्रॉनिकल। दोस्तों द बॉम्बे क्रॉनिकल के लेखक कौन है? राइटर फिरोज शाह मेहता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी 1904 में। दोस्तों इसके अंतर्गत जो है 17 से 20 साल के युवा को कैडेट से संबंधित शिक्षा दिया जाता था। कर्जन का शासनकाल दोस्तों 1899 से 1905 तक रहा। लॉर्ड मिंटो का शासनकाल पीछे हमने देखा, लॉर्ड मिंटो के ही काल में जो है मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम आया। लॉर्ड लिटन का 1876 से 80 और इसके शासनकाल में जो है प्रसिद्ध हुआ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। लॉर्ड रिपन को दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है और इसका शासनकाल 1880 से 84 था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? तो दोस्तों कर्नल वायली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया था 17 अगस्त 1909 को। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो दोस्तों भारतीय उच्चायुक्त का जो पद था वो 1919 का भारत सरकार अधिनियम में सृजन हुआ और इस अधिनियम की और प्रमुख विशेषता थी कि इसमें जो है प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी और सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है इसी अधिनियम के तहत दिया गया। चलिए बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, तो 1909 में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। 1919 के तहत दोस्तों प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना की गई। वहीं 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 2 स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई, इंडिया और पाकिस्तान के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है ना ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है केवल द्वितीय अधिवेशन में भाग लेता है, पहला और तृतीय में नहीं लेता है भाग। ठीक है, तो इसका ए और सी हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन अबव। तो कांग्रेस की ओर से जो है सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था और जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में अगर पूछे तो भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था? 1930 में, सेकंड 1931 में, कभी कभी सीरीज में पूछ देता है, थर्ड जो है 1932 में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? दोस्तों महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन 1924 में जो बेलगांव का कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, वहां करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था और उसके सदस्य में पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। तो दोस्तों बेबेल जो है इसके सदस्य नहीं होते हैं और कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो लॉरेंस होते हैं, ये अध्यक्ष होते हैं पैथिक लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो भारतीय नेताओं को यह विश्वास दिलाना था कि सरकार जो है संवैधानिक मामले में समझौता करने के लिए तैयार है और इसी के अनुशंसा पे जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। तो संविधान सभा का गठन कब होता है ये भी पूछता है और किसकी अनुशंसा पे हुआ था ये भी पूछता है। तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पे जुलाई 1946 में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? नाउ और नेवर मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। यह पैम्पलेट जो है रहमत अली लिखा करते थे। इसके माध्यम से वे अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो दोस्तों सती प्रथा को जो है गैर कानूनी 1828 में विलियम बेंटिक के द्वारा घोषित किया गया था और राजा राम का सहयोग से इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह जो है 1900 में पारित किया गया था और इस कर्जन द्वारा किया गया था। दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा पंजाब के किसान को साहूकार द्वारा जो दी जाने वाली बेदखली थी उससे बचाने के लिए यह अधिनियम लाया गया था और इसके अतिरिक्त किसानों को सुविधा देने हेतु सहकारी समिति और कृषि बैंक की भी स्थापना की गई थी इस अधिनियम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो दोस्तों जो राज्य विभाग था उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। यह कब स्थापित किया गया था? 1947 में। इसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य था भारत में रियासतों के प्रवेश को सुरक्षित करके भारत के राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।